पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, यी, आ, ई आदि शब्द आते हैं। दोस्तों अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये सारी चीजें अगर आए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ में आई। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि काम बीत चुका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पढ़कर पता चलता है कि काम बीत चुका है। दोस्तों एक वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे हम रोजाना स्कूल जाते थे, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और दोस्तों इस वाक्य को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि काम बीत चुका है। हम स्कूल जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं, आगे हमें नहीं जाना है, जाते थे, काम बीत चुका है। तो समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जैसे एक और वाक्य लेकर देखते हैं, उसने कहा काम बीत चुका है। दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल ऑफ ट्रांसलेशन। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम सिर्फ अफर्मेटिव में करते हैं। जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों ये रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का। और नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में लगाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव फार्मूला। दोस्तों अब हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों अभी मैंने रूल ऑफ ट्रांसलेशन में आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो फार्मूला मैंने आपको रूल ऑफ ट्रांसलेशन में बताया वो फार्मूला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर यूज नहीं होगा। दोस्तों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला तो हम आगे देखेंगे, पहले हम क्लियर करते हैं अफर्मेटिव। तो दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं जिससे आपको फार्मूला और ट्रांसलेशन दोनों ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा, आई सेड। सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद सेड, से मतलब होता है कहना, सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे राधा ने गाना गाया, राधा sang अ सॉन्ग। दोस्तों राधा हमारा सब्जेक्ट है, सिंग मतलब होता है गाना, sang वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला, ट्रांसलेशन सब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूं। फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने
इसकी इंग्लिश होगी आई। आई हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आया। से मतलब होता है कहना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है सेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और सब्जेक्ट। ये समझ गए यहाँ तक। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, राधा ने गाना गाया। दोस्तों राधा हमारा ये सब्जेक्ट है। सिंग मतलब होता है गाना, सैंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको अफर्मेटिव का फार्मूला तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का फार्मूला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला समझ गए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं, जिससे आपको नेगेटिव का फार्मूला और ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों चलिए कुछ वाक्य लेकर देखते हैं, जिससे आपको नेगेटिव का फार्मूला और ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आ जाए। जैसे उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। दोस्तों इस वाक्य को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि काम बीत चुका है। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, काम बीत चुका है। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। दोस्तों ही ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। एक वाक्य लेकर और देखते हैं, जैसे बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। द मंकी डिड नॉट क्लाइंब इन द ट्री। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। मंकी ये हमारा सब्जेक्ट है। डिड नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। दोस्तों आपको समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव का फार्मूला, ट्रांसलेशन। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का क्या फार्मूला है ट्रांसलेशन करने का। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव फार्मूला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो। दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के वीडियोस में बताया था कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो, सेकंड इंट्रोगेटिव जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो, इसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो, फार्मूला है कि सबसे पहले हम डिड लिखते हैं। दोस्तों जब वाक्य के शुरू में क्या आए, जैसे ये अगर क्या पहले आता है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते, बल्कि उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फार्मूला समझ में आ गया। ट्रांसलेशन करते हैं, फार्मूला और ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या उसने तुमसे कुछ कहा, काम बीत चुका है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा, काम बीत चुका है। इंट्रोगेटिव के लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगता है। तो दोस्तों क्या उसने तुमसे कुछ कहा, क्या शुरू में आया हुआ है, क्या शुरू में आया हुआ है। उसने तुमसे कुछ कहा। डिड ही से समथिंग टू यू। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है। दोस्तों से मतलब होता है कहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। समथिंग कुछ, टू यू तुमसे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमेशा इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो दोस्तों फार्मूला समझ में आ गया। एक और वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे क्या राधा स्टेज पर नाची। क्या राधा स्टेज पर नाची, काम बीत चुका है। क्या शुरू में आया हुआ है, राधा स्टेज पर नाची, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है। और हाँ, काम बीत चुका है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। क्या राधा स्टेज पर नाची। डिड राधा डांस ऑन द स्टेज।
डिड दोस्तों हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई, राधा सब्जेक्ट, डांस मतलब होता है नाचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पर। तो दोस्तों समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला और ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला और ट्रांसलेशन दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो हम देखेंगे कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। दोस्तों जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, ट्रांसलेशन के वक्त आपको सब समझ में आ जाएगा, बस धीरे धीरे देखते जाओ। पहले फार्मूला समझो, फिर ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों मैंने आपको कहा था ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल ऑफ ट्रांसलेशन में कि केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करते समय वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करते समय किया जाता है। दोस्तों जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन करेंगे ना तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगेगी। दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना है। दोस्तों ट्रांसलेशन करते हैं जिससे आपको फार्मूला समझ में आ जाए। जैसे ये तुमने क्या किया, दोस्तों ये क्या जो बीच में आया है ना, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। दोस्तों क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू दिस। दोस्तों व्हाट क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया गया है, करना, करना की अंग्रेजी डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। समझ में आ गया। अभी कम समझ में आया है तो एक और वाक्य लेकर देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे तुमने ये सब कैसे किया, तुमने ये सब कैसे किया, काम बीत चुका है, पूछा जा रहा है कि कैसे किया। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम वाक्य पढ़ेंगे ना, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो चाहे अफर्मेटिव हो, हमें वाक्य पढ़ते ही पता चल जाएगा कि काम बीत चुका है। तुमने ये सब कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस ऑल। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, डू मतलब होता है करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, दिस मतलब ये, ऑल मतलब सब, ये सब। तो तुमने ये सब कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस ऑल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। फार्मूला समझ गए ना दोस्तों, आपको तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इन सब का फार्मूला, ट्रांसलेशन, ये सब तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों जब सेकेंड इंट्रोगेटिव के वाक्य के बीच में आ जाए किसने, जैसे तुम्हें किसने पीटा, काम बीत चुका है, और किसने की इंग्लिश होती है हु। दोस्तों जब क्वेश्चन वर्ड हु होगा ना तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा ये चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों हु वाले सेंटेंस को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं तथा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, जिस तरह हम अफर्मेटिव का सेंटेंस बना रहे थे उसी तरह हम हु को सब्जेक्ट मान लेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जिस तरह से अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन कर रहे थे उसी तरह ये भी ट्रांसलेशन होगा। जैसे तुम्हें किसने पीटा, क्वेश्चन बीच में आया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हु,
बीट यू। दोस्तों बीट मतलब होता है पीटना, बीट की सेकेंड फॉर्म होती है बीट। हु बीट यू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद बीट मतलब होता है पीटना, सेकेंड फॉर्म बीट, यू तुम्हें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले हु को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया हु को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला और ट्रांसलेशन। तो ये सब चीज़ें हम आगे जानेंगे।